नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपके साथ मैं अदिति त्यागी और बात करेंगे जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने जो आग लगाने वाला बयान दिया है उसकी। नौकरी ना मिले तो बंदूक उठाइए, खून खराबे कीजिए, जवानों को मारिए, लोगों को मारिए, हिंसा कीजिए, समाज को बंदूक की नोक पर बांट दीजिए, इस देश को बांट दीजिए। ये मैं किसी और की सोच की बात नहीं कर रही, ये खतरनाक सोच पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की है। ये खतरनाक विचार हैं अलगाववादी सोच को बढ़ावा देने वाली महबूबा मुफ्ती के, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम। ये सोच है जम्मू कश्मीर में गुपकार गैंग की। इस बयान पर एक्शन होना ही चाहिए, इस बयान पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश विरोधी बयान देने वाली महबूबा को सबक मिलना चाहिए। ऐसे में बयानों पर महबूबा मुफ्ती को ऐसे बयान पर क्लैरिटी देनी चाहिए, माफ नहीं किया जा सकता ऐसे बयानों पर। और साथ ही अब जो सवाल हम आपके सामने उठाने वाले हैं उसे ध्यान से सुनिए। महबूबा मुफ्ती से यह पूछा जाना चाहिए, जब तक वो सत्ता में रही, जब तक उनका शासन रहा, तब तक जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल पाई? तब कश्मीर में आग क्यों लगी थी? तब वहां का युवा बंदूक क्यों उठा रहा था? तब आतंकवाद क्यों पनप रहा था और किसके इशारे पर पनप रहा था? आतंकवाद, अलगाववाद को सत्ता का संरक्षण क्यों प्राप्त था? ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में सवाल हमारे, कश्मीर के युवाओं को आतंकी बनाना चाहती हैं क्या महबूबा मुफ्ती? 370 पर अब बाइडेन के सहारे हैं क्या कांग्रेस और पाकिस्तान को भी बाइडेन से उम्मीद है। और आज कांग्रेस के युवा नेता जो हैं जहांजेब सिरवाल, उनका बयान भी हमने आपको सुनवाया, उनकी भी उम्मीदें जो बाइडेन पर टिकी। गुपकार गैंग घाटी में आतंक की जमीन तो तैयार नहीं कर रहा इस तरह की बयानबाजी के माध्यम से। ये वो सवाल जो हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। नुपुर शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, गजेंद्र सांखला कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ हैं, और पीडीपी की तरफ से हमारे साथ मोहित भान जुड़ेंगे आपसे बस थोड़ी ही देर में। मेरा पहला सवाल नुपुर शर्मा आपसे मेरा सवाल सीधा सा है, महबूबा मुफ्ती का ये बयान, एक्शन होगा क्या उन पर? देखिए, एक्शन तो उनके ऊपर पीएसए के अंडर वैसे ही चल रहा है। काफी महीनों तक इनको हाउस अरेस्ट में भी रखा गया था। तो मैं तो, और हाल ही में उन्होंने फिर से ये बयान दिया था कि हमारे तो 2 झंडे हैं, मैं तो अपना झंडा, मैं ट्राइकलर नहीं उठाऊंगी जब तक मैं हमारा झंडा नहीं उठा पाऊंगी। संविधान के ऊपर भी उन्होंने कुछ कहा था, मुझे हमारा संविधान चाहिए। कौन से संविधान की बात कर रही है? जो हमारे भारतीय संविधान है उसके हिसाब से तो हमेशा से धारा 370 टेम्पररी थी, उसको एक ना एक दिन जाना ही जाना था। हाँ, पूर्व की कुछ पार्टियों की कभी ये नीयत नहीं थी कि उसको हटाएं, और वो किसकी हक की बात कर रही है? आज बहुत शर्मनाक बात है, वो कह रही है कि नौकरी नहीं मिल रही है इसलिए तो बंदूक उठा रहे हैं। लेकिन वही एबोरिजिनल्स या ट्राइबल जो बिल्कुल हमारे बॉर्डर पे आते हैं, या एससी एसटी हमारे दलित भाई बहन हो गए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी ढंग की नौकरी ना स्कूल में एडमिशन ले पा रहे थे, सरकारी नौकरी के लिए वो एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे थे। आज उनका हक मिल रहा है उनको, तो इनके दिल पे चोट आ रही है। नहीं, आज कोई भी नुपुर शर्मा प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, आई डोंट लाइक डूइंग दैट, बट प्लीज एक्शन होगा महबूबा मुफ्ती के इस बंदूक वाले बयान पर? अरे अदिति जी, पीएसए की धाराएं अभी भी उनके ऊपर लागू है, कभी भी उनको रीइंफोर्स किया जा सकता है। मैं इस मामले में एक्शन की बात कर रही हूं। मैं अतीत में जा ही नहीं रही, मैं स्टेटमेंट की बात कर रही हूं जो भड़काऊ है, उकसावे वाला है। एक्शन होगा उनके खिलाफ। वो भड़काने के चक्कर में ही उनके प्रिवेंटिव डिटेंशन था, वो धाराएं अभी भी उनके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, उनको सिर्फ होम डिटेंशन से निकाला गया है। अब मैं आपको इतना बता दूं कि ये एक्शन कंटिन्यूड जारी है। ऐसा नहीं है कि उनको कोर्ट से उनको सहूलियत मिल गई है, बाइज्जत बरी है, केसेस धाराएं हटा दी गई है उनके ऊपर। पीएसए उनके ऊपर की धाराएं जिनके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन था वो भी उनके ऊपर लागू है। इस बात को समझिए, शी इज ऑलरेडी अंडर चार्जेस, इट इज नॉट दैट शी इज बीन रिलीज्ड, बट दे कैन नॉट बी अ फ्रेश चार्ज फॉर मेकिंग दिस प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट। आप तो लॉयर हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझती हैं। She was discharged earlier, not after that. And of course, the government is taking everything into consideration. वहां पे गवर्नर साहब बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने कभी भी देखा कि उन्होंने किसी तरीके से वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को तनाव में लाने की कोशिश करी, she will again be put behind detention. वही तो मेरा सवाल है कि कब लगेगा जेएनके प्रशासन को। गजेंद्र सांखला जी, जरा वो स्टेटमेंट ले आइए कांग्रेस पार्टी के युवा नेता का। पाकिस्तान को उम्मीदें जो बाइडेन से, चाइना को उम्मीदें भी जो बाइडेन से, अब तो कांग्रेस के नेताओं की उम्मीदें भी जो बाइडेन से। सर, जो बाइडेन भारत सरकार पर दबाव डालकर जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली करा देंगे सर। तो जो बात पाकिस्तान और चीन बोलते हैं आप लोगों को बुरा लग जाता है सर, वही बात तो कांग्रेस बोलती है। अदिति जी, ऐसा कुछ नहीं है।
कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल कि अब जब के राष्ट्रपति नए परिवर्तित हुए हैं, निश्चित तो भारत के सहयोगात्मक बढ़ेंगे और भारत के बहुत से लोगों की वहां पर सदस्यता जो है, मेंबरशिप है अमेरिका की, वो भी काफी लंबे समय से पेंडिंग है, जिसको कि तात्कालिक राष्ट्रपति ने जो अभी पद पर उन्होंने रोक रखा था, सर मैं आपसे स्टेटमेंट को लेकर क्लैरिटी चाह रही हूं, आप उसमें मुझे क्लैरिटी दीजिए सर। जी, कांग्रेस पार्टी 370 को लेकर कहां पे खड़ी है? आपके नेता क्या बोल रहे हैं ये कि जो बाइडेन बहाली करा देंगे, भारत सरकार पर दबाव डाल देंगे, भारत सरकार को प्रेशर में ले आएंगे, 370 वापस आ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल धारा 370 पर स्पष्ट है कि जिस तरह से जल्दबाजी के अंदर केंद्र की सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए इसको हटाया है, इसके लिए धीरे धीरे प्रक्रिया के अनुसार ये अपने आप कमजोर हो रही थी, लेकिन इन्होंने केवल वाहवाही लूटने के लिए वहां के लोगों को एक समस्या के अंदर डाल दिया है। कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं सर, या तो आपको क्लैरिटी नहीं है या व्यूअर्स को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं धीरे धीरे ये कमजोर हो रहा था, इसका इस्तेमाल तो कवच के तौर पर कर रहे थे वहां पे सियासी पार्टियां कवच के रूप में कर रहा था। सुन लीजिए सर मेरी बात, आप कह रहे धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, ये तो पंडित नेहरू ने कहा था कि टेम्परेरी प्रोविजन है, टेम्परेरी प्रोविजन है। कौन सा ऐसा प्रोविजन होता है जो सदियां खींच देता है सर, 70 साल खींच देता है सर? कैसी बात कर रहे हैं? साफ बोलिए आप मुझे। ये जो बोला है आपके युवा नेता ने, जम्मू कश्मीर में जो आपके युवा नेता हैं कि जो बाइडेन 370 वापस लेकर आएंगे, इस पर आप मुझे बोलिए कि आप या तो इस बयान का समर्थन करते हैं या आप इस बयान की निंदा करते हैं। खुलकर बोलिए। ये बयान जिस व्यक्ति ने दिया है, ये बयान उनका व्यक्तिगत बयान है। हम धारा 370 के लिए कांग्रेस अपने आप में सक्षम है इस बात को रखने के लिए। इसमें हम बाइडेन का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना चाहते हैं, ना पहले उम्मीद करते थे, ना आज उम्मीद करते हैं। तो सुन लीजिए, ये अपनी पार्टी के नेताओं को बताइए ना, ये बताइए अपनी पार्टी के नेताओं को, जरा चलाइए, सुनवाइए साकला जी को इनकी पार्टी के नेताओं के बयान है। सुनवाइए, सुनिए सर, सुनिए सर। कांग्रेस पार्टी statements pre-elections we have seen that they will definitely create pressure on government of India, that is revocation of Article 370 and 35A. I believe in this thing that decision will be taken back by the central government. आप बोलिए साकला जी, क्या बेचैनी है ये परसेप्शन है। क्या परसेप्शन को आप, ये परसेप्शन है कि उनको ये लगता है कि बाइडेन ने जो पहले स्पीच दिए चुनाव के समय में, उसका अब ये रिजल्ट आ सकता है। जो बाइडेन, इसको जी, जो बाइडेन की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, जो बाइडेन कहिए आप, जो बाइडेन की का जो स्पीच है चुनाव के समय पहले दिया गया था, उसका परसेप्शन ये कांग्रेस के परसेप्शन क्या है आप ही बताइए ना। जम्मू कश्मीर में शांति अमन, अधिकृत बयान, शांति अमन कांग्रेस का अधिकृत बयान ये है दिक्कत कि क्या धारा 370 के संबंध में कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम है और वो अपना विचार, अपना सोच एकदम स्पष्ट। सर आप ऐसा लग रहा है पाठ पढ़कर आए थे, आप वो रट कर आए थे, सवाल में कुछ भी पूछूं आप उस पर जवाब वही देंगे। ठीक है सर, मेजर जनरल एसपी सीमा हमारे साथ है सर, प्लीज। कि केंद्र की सरकार ने हाँ ठीक है सर, अब बाद में आप सियासत बाद में कीजिएगा, सियासत बाद में कीजिएगा। अच्छा ये बता दीजिए, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि बंदूक तो उठाएगा ही जब नौकरी नहीं मिलेगी, आप इस पे भी उनके साथ है? का बयान है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी से पूछिए, ये उनका बयान है। आप इस बयान का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। हथियार उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी समर्थन नहीं किया और न आगे समर्थन करेगी। तो आप उस बयान की निंदा करते हैं राजेंद्र साखला जी? करने का सर चिल्लाइए नहीं, एक तो आप संवाद कीजिए मेरे साथ, एक तो मेरे साथ साखला जी संवाद कीजिए। सर मैं ये दर्शकों के लिए कर रहे हैं डिस्कशन, आप और मैं एक दूसरे पर आप और मैं संवाद कर रहे हैं। विवाद हो सकता है किसी बात को लेकर, लेकिन उसे भी हम संवाद के माध्यम से ही आम लोगों तक पहुंचाएंगे। प्लीज, तो आप इस बयान की निंदा करते हैं, हाँ कि ना? इस बयान का समर्थन नहीं करती। अरे सर निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं? किसी नौजवान को इतना डिप्लोमेटिक क्यों हो रहे हैं चलने की या हथियार सर, इतना डिप्लोमेटिक क्यों हो रहे हैं? नहीं करती। ठीक है सर, मैं वही कह रही हूँ कि आप ऐसा लग रहा है आप रटकर आए हैं जवाब। जनरल सेना मैं तो सुन लीजिए सर, अब दूसरों की सुनिए। सर हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि हिंसा को कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन यही सोच हम देखते थे जब भटके हुए युवा, उनके हाथ में पत्थर, भटके हुए युवा, उनके हाथ में बंदूक, और अब गणतंत्र की बात महबूबा मुफ्ती कर रही हैं।
आदिति, इस कितने दुख का कारण है और शर्मनाक बात है कि जो व्यक्ति, जो महिला जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुकी है, वो इस तरह का वक्तव्य दे रही है। मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से महबूबा से। क्या हर एक मुसलमान जो गरीब है वो हथियार उठाता है? क्या जो गरीब है बाकी के देश में लोग वो हथियार उठाते हैं जो गरीब हैं? नहीं। जम्मू एंड कश्मीर में महबूबा जो कहते हैं कि क्योंकि बेरोजगारी है इसीलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। हमारे साथ मोहित भान जुड़ गए। आपने जो सवाल पूछे सर, सिस्टमैटिक तरीके से जवाब ले लेते हैं। आपने तो सवाल पूछे, जवाब लेती हूँ। मोहित भान स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के। मोहित भान दीजिए जवाब, और वो तस्वीरें लेकर आइए आतंकियों के सरेंडर वाली भी, उस पर भी बात होनी चाहिए। मोहित भान जो सवाल उठाए जनरल सिन्हा ने, जवाब दीजिए। जी, मैं शायद जनरल सिन्हा ने, अगर मैंने बराबर सुना तो उन्होंने ये कहा कि क्या हर जगह गरीबी है तो लोग बंदूक उठाते हैं, या कुछ ऐसा इस प्रकार से उन्होंने सवाल पूछा, क्योंकि मुझे ऑडियो क्लियर नहीं था। अगर मैं समझता तो ये सवाल है, मैं जवाब देना चाहूंगा उनको। यहाँ पे बेरोजगारी की वजह से कोई बंदूक नहीं उठा रहा है जनरल साहब। यहाँ कोई उसको एजुकेशन नहीं मिल रही है, इस वजह से वो बंदूक नहीं उठा रहा है। आपको ये समझना है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर कोई इशू है, अगर यहाँ पे कोई नौजवान जिसको हमारी आर्मी या हमारे पुलिस के जो मेजर ऑपरेशंस हैं या आर्मी के जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके अंदर भी वो उनको बोल रहे हैं कि ये हमारे भटके हुए नौजवान हैं जिनको हमारे को वापस मेन स्ट्रीम में लाना है। यहाँ जो जम्मू कश्मीर में साहब लड़ाई है वो एक अलगाववाद और मेन स्ट्रीम के बीच की लड़ाई है। हम अपना एक पक्ष रखते हैं जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, और एक अलगाववाद की राजनीति है जो एक अपना पक्ष रखते हैं। ये लड़ाई जो है ये अलगाववाद और मेन स्ट्रीम के बीच में है। जब इस मेन स्ट्रीम को इस देश की हुकूमत, इस देश की सरकार इस मेन स्ट्रीम को अपने हाथों से कत्ल कर देती है, इस मेन स्ट्रीम को अपने हाथों से निस्तनाबूद कर देती है, इस मेन स्ट्रीम को अपने हाथों से झंझोड़ देती है, जब वो संविधान का दुरुपयोग करती है, तो जो ये नौजवान अपने आप की अपनी डिग्निटी, अपनी पहचान मेन स्ट्रीम में ढूंढने की कोशिश कर रहा है, इसको ये सरकार धकेल देती है कि तुम जाओ और बंदूक उठाओ, तुम्हारी मेन स्ट्रीम में कोई जगह नहीं है, हम तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, हम तुम्हारे को कोई पद, कोई अपने राइट्स की बात करने के लिए असेंबली में नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम आपको चाहते ही नहीं है कि आप अपने फैसले खुद लें, आप अपने मुस्तकबिल को खुद से चुनें, आप अपनी जर्नी, आप अपने लोगों के लिए काम करें। तो आपको ये समझना है कि ये जो लड़ाई है सेपरेटिज्म और मेन स्ट्रीम के बीच में, इसमें मेन स्ट्रीम का कत्ल करने वाला है कौन? नहीं, लेकिन आपने जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया, कत्ल, नेस्ते नाबूद, झकझोर देना, झंझोर देना, ये अपने आप में बहुत एग्रेसिव लैंग्वेज है टू एन एक्सटेंट। आप सुनिए सर प्लीज, आई डिडंट इंटरप्ट यू, I didn't interrupt you. You were saying things with which I don't agree, but I didn't interrupt you. Please. Thank you. जब मेन स्ट्रीम वायलेंस को जस्टिफाई करने लगती है तो इशू होता है मोहित भान जी। जो महबूबा मुफ्ती आज बंदूक को जस्टिफाई कर रही हैं, वही महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की सीएम रह चुकी है सर। क्या तब आतंकी नहीं बन रहे थे? तब लोगों के पास रोजगार था, तब युवा नहीं भटका हुआ था, तब अलगाववाद नहीं था, ये सवाल नहीं थे क्या तब? देखो आप सर, वायलेंस के लिए जस्टिफिकेशन कैसे हो सकता है मोहित भान? ये अलगाववाद हमने वायलेंस को जस्टिफाई नहीं किया। तो क्या कहा महबूबा मुफ्ती ने? महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा, आप उनके बयान को दोबारा 50 बार सुन लीजिए, आपको तोड़ मरोड़। मैं 1000 बार सुन चुकी हूँ, सुनिए आप मुझे 50 बार नहीं, तोड़ मरोड़ के अच्छे से सुन चुकी, तोड़ मरोड़ नहीं रही हूँ। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, जरा चलाइए महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। उसे जब ये उसे वो या तो जेल जाएगा या बंदूक उठाएगा। सुन लीजिए सर, आपने नहीं सुना, शायद सुना दीजिए इन्हें। झूठ, अब आप झूठ पर आ गए सर, आपके चिल्लाने से झूठ सच नहीं बन जाएगा। सुन लीजिए, don't shout, don't shout, don't shout, हर ऑडियो। I am not shouting, I am not। कहा था यहाँ रोजगार आएगा 370 हटेगा, मगर जो नौकरियां वो भी जा रही हैं। ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है, आज एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है। तो लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो लड़का सोचता है मैं बंदूक उठा लूं और मर जाऊं। यही बोल रही है ना महबूबा मुफ्ती? नहीं, एक मिनट, आप मेरी बात एकदम सिर्फ 2 मिनट के लिए शांति रखिएगा और मेरी बात सुनिएगा। आपने अपनी लाइन तो उठा ली
इससे पहले वाली जो लाइन उन्होंने बोली, इससे पहले वाली जो उन्होंने लाइन बोली वो आपने नहीं उठाई कि मैंने पूरी लाइन सुनवाई। नहीं, पूरा स्टेटमेंट सुनवाया मैंने। आप सिर्फ आपने सुनवाया। अब आपको जस्टिफिकेशन देना है, अब आपको डैमेज कंट्रोल करना है। चलिए मैं आपको वो मौका भी देती हूं, कर लीजिए डैमेज कंट्रोल। वो देखिए, हम चाहते हैं कि ये मेन स्ट्रीम की जो जगह है, ये मेन स्ट्रीम की जगह को हमने 70 साल कश्मीर में जिंदा रखा ताकि हम नौजवानों को वायलेंस के रास्ते से हटाकर मेन स्ट्रीम की तरफ ले आए। जब हम पुलवामा में 2014 में कैंपेन कर रहे थे, हम एक गांव में नौजवानों को बोला कि हमारा जो फ्यूचर है वो इंडिया के साथ है, हम अपनी डिग्निटी के लिए लड़ेंगे, हम यहाँ की पीस के लिए लड़ेंगे, लेकिन आपको बंदूक नहीं उठानी है। अगर ऐसा तो मुझे कोई सुनाई नहीं दिया। शायद मोहित भान आपने दूसरा स्टेटमेंट सुना और मैंने दूसरा स्टेटमेंट सुना। नुपुर शर्मा सर, आप नैरेटिव सेट मत कीजिए सर, आप मेरे नैरेटिव को क्वेश्चन मत कीजिए। आपकी नेता ने जो कहा मैंने वो सुनवाया और मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। आपकी नेता बंदूक उठाने की बात कर रही है, आपकी नेता बंदूक उठाने की बात कर रही है। सरेंडर के विजुअल लेकर आइए जरा, सरेंडर लेकर आइए जरा, सरेंडर की जो तस्वीरें हैं, किस तरह से आतंकी समर्पण कर रहे, सरेंडर कर रहे, वो तस्वीरें लेकर आइए, वो तस्वीरें लेकर आइए जिसमें आतंकी सरेंडर कर रहे हैं। अच्छी बात है कोई सरेंडर कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कोई सरेंडर कर रहा है। ये जो बहके हुए नौजवान आपको समझ नहीं आएगा मोहित भान, मेरे ऊपर चिल्लाने से आपकी सियासी जमीन खिसक जाने का डर खत्म नहीं होगा। मेरे ऊपर चिल्लाने से नहीं होगा। सुन लीजिए, वो डेटा भी लेकर आइए, कितने आतंकियों ने सरेंडर किया है, वो डेटा लेकर आइए 22 अक्टूबर को। तो जमीन और आप सोच रहे हैं आप इस मंच का गलत इस्तेमाल कर लेंगे, प्लीज मत कीजिए, तथ्य दिखाने दीजिए मुझे। 22 अक्टूबर को 2 आतंकियों ने सरेंडर किया, 16 अक्टूबर को देखिए एक आतंकी ने सरेंडर किया, 26 अक्टूबर को एक आतंकी ने सरेंडर किया। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। 6 नवंबर को भी आतंकी ने सरेंडर किया। ये नहीं देख रही कि महबूबा मुफ्ती, ये सरेंडर नहीं दिख रहा उनको, बंदूक की बात उनको याद रह रही है कि बंदूक नहीं उठाएगा तो वायलेंस को जस्टिफाई कर रही है। मोहित भान, आपके रिफ्रेम कर देने से सेंटेंसेस को मतलब नहीं बदल जाता है नुपुर शर्मा। लेकिन नुपुर शर्मा, जो उनके सवाल हैं आपसे, उन सवालों का जवाब आपको देना है। मैम, उनका क्या सवाल है कि नौकरियां नहीं आ रही, हमने तो नौकरियां खोल दी लोगों के लिए। अब आप ये लगा लीजिए कि ये 3 परिवारवाद में लिप्त परिवार, जिनको लगता था इनके बाप दादा की जागीर है जम्मू कश्मीर, अब इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, सत्ते की कुर्सी खिसक गई है, तो ये अनाप शनाप बोल रहे हैं। लेकिन इनको कितना तूल देना चाहिए अदिति जी, जब ये 2 पार्टियां, रीजनल पार्टियां ये मान चुकी है कि इनमें इतना वजूद नहीं है। मेन स्ट्रीम तो चला रहे हैं, लेकिन इनमें इतना वजूद नहीं है कि बाइफरकेशन के बाद ये चुनाव भी लड़ सके। दोनों पार्टियों ने, चाहे वो एनसी हो चाहे पीडीपी हो, कह दिया कि भैया ये जो बाइफरकेशन हुआ है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अभी हम राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है इनका वजूद खत्म हो चुका है। ये तो बिल्कुल ही जो अलगावाद करते थे, सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स करते थे, उनके दम पे तो आते थे। और आज तक एक स्टेटमेंट मुझे बता दीजिए, बोल तो रहे हैं मोहित जी यहाँ पे बैठ के, एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहां पे इन्होंने किसी तरीके से डिस्करेज किया हो या किसी तरीके से आपत्ति जताई हो, कंटेम्प्ट किया हो, कंडेमनेशन दी हो कि भैया बंदूक नहीं उठानी है। आप खुद कहते थे, आप तो जस्टिफाई, आपकी जितनी स्टेटमेंट है वो आतंकवाद को जस्टिफाई करने वाली है, और आज आपको दिख गया कि आपके यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली है, तो आपने कह दिया जी हम तो एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर है। दूसरी बात मैं आना चाहूंगी कांग्रेस के प्रवक्ता पे, वो क्या कहना चाहेंगे अपने पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बारे में, जो ट्वीट करके कहते हैं कि आर्टिकल 370 को रीइंस्टेट करने की जरूरत है। वो क्या कहना चाहते हैं अपने एलओपी के बारे में, जिन्होंने अगस्त 5, 2019 को संसद के पटल पे खड़े होकर बोला था कि ये स्थानीय मुद्दा नहीं है, ये तो बायलैटरल इंटरनेशनल इशू है 370 का। अरे भैया 370 हमारे संविधान का हिस्सा था, किसी और के संविधान का हिस्सा नहीं था। ठीक है, और वो क्या कहेंगे, पंडित नेहरू यूएन तक लेके गए। यहाँ पे आके बड़बोलापन करना बहुत आसान है, लेकिन इनके नेताओं के खुद के बयान कैसे आए हैं। ठीक, मोहित भान आपका काउंटर अप। जी, नौकरियों की बौछार हो रही जी, मैं आपको क्या मैं आपके साथ सिविल सेक्रेटरीट में जाऊंगा और आप नौकरियों का ये जो आप झूठा ढकोसला पूरे हिंदुस्तान को सिखा रहे हैं, बेच रहे हैं, इसका जो पर्दाफाश है ना, ये मैं करूंगा। आप एक डेट आपके ऑडियो में मोहित भान क्लैरिटी नहीं है, मैं थोड़ा सा ये टेक्निकल ग्लिच फिक्स कराती हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर बुलाया तो आपकी बात एकदम क्लैरिटी के साथ लोगों तक पहुंचनी चाहिए। साथ ही हम देखिए 2 बातें यहाँ पर कर रहे हैं। तो महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट, जिसमें बंदूक ऐसा हिंसा के लिए जस्टिफिकेशन ऑफर कर रही हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है। और दूसरा हम आपको सुनवा रहे हैं कांग्रेस के नेता का स्टेटमेंट, जिसमें वो कह रहे हैं जो बाइडेन हिंदुस्तान की सरकार पर दबाव बनाएंगे और फिर 370 की बहाली हो जाएगी।
भाई यही बात पाकिस्तान करता है, यही बात चीन करता है। अब देश में कांग्रेस पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, अगर इस तरह की बात करेगी तो फिर सवाल उठेंगे, और वो सवाल उठ भी रहे हैं कि चीन से लेकर कांग्रेस पार्टी, क्या सभी जो बाइडेन के सहारे बैठे हुए हैं? कई खास मेहमान लगातार बने हुए। जनरल सिन्हा, मेरा सवाल यहां पर यह है, क्या कश्मीर में इस वक्त जो विकास का काम शुरू हुआ है, जो विकास का चक्र चलना शुरू हुआ है, जो हम लगातार देख रहे हैं कि आतंकी मारे भी जा रहे हैं और आतंकी सरेंडर भी कर रहे हैं, क्या ये इन पार्टियों की बौखलाहट की वजह है? आदित्य यही इनके बौखलाहट है, क्योंकि यह जम्मू तीन पार्टी महबूबा। सर आपके ऑडियो में भी इस वक्त क्लैरिटी नहीं है। डू वी हैव मोहित भान? मोहित भान, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मैं आवाज सुन रहा हूं जी, रखिए आप आपका काउंटर। नौकरियों की बात को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, नूपुर जी, आपने पसंद ठीक है, वहां आ जाइए। हौसला सारी दुनिया में, ये मैं आपको कहूंगा कि ये नौकरी है कितनी है और क्या युवा चाहते हैं। मोहित जी, आपकी आवाज में भी क्लैरिटी नहीं है, आपकी आवाज में भी क्लैरिटी नहीं है। मुझे लग रहा है टेक्निकल ग्लिच है, इसको हम फिक्स करवाते हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये दिखा रहे हैं कि आतंकवाद पर किस तरह से प्रहार किया गया है। 2019 से पहले का आंकड़ा भी हम आपको दिखा रहे हैं और 2019 के बाद का आंकड़ा भी इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। पत्थरबाजी का आंकड़ा आप देख रहे हैं, पत्थरबाजी में कितनी ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है आप खुद अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो सिविलियंस है उनको लेकर कितनी कैजुअलिटी हुई, या इसके अलावा सुरक्षा बलों की बात की जाए, उनकी शहादत की बात की जाए, तो देखिए आंकड़ा आपके सामने है। आतंकी घटना आधे से भी कम हुई है। आप सोच लीजिए 2019 से 5 अगस्त 2019 से पहले क्या होता था जब आतंकी घटनाओं की बात करते हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं आप भी देख ही रहे हैं। 2019 यानी 5 अगस्त 2019 से पहले 703 और यही आंकड़ा 310 हो गया 5 अगस्त 2019 के बाद। आपको याद भी होगा, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते भी थे कि जुम्मे की नमाज के बाद किस तरह से सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी होती थी। हर शुक्रवार को तस्वीरें आती थी, आईसिस के झंडे फहराए जाते थे, महबूबा मुफ्ती उन्हें भटका हुआ युवा बताती थी। और ये अब इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो खत्म हो रही हैं, कम हो रही हैं। आतंकी मारे जा रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं। देखिए अप्रैल 2018 की तस्वीर है, ये अप्रैल 2018 की तस्वीर है। इसीलिए क्या नेताओं में बौखलाहट इस वक्त देखने को मिल रही है, ये बड़ा सवाल है। नुपुर शर्मा, मैंने इनकी बात सुन ली मोहित जी की, अगर इनको ढकोसला लग रहा है जो महबूबा मुफ्ती जी ने कहा है, तो उस ढकोसले में जीते रहे, उसी चीज को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ बैठ के। लेकिन मैं इतना बता दूं, चाहे वो युवा हो, जब राजनाथ जी थे किस तरीके से युवाओं का मेन स्ट्रीम करने की बहुत कोशिश करी गई, लेकिन जब हमें पता था और हमारे मैनिफेस्टो में ये बात संकल्प पत्र में बिल्कुल साफ थी कि भाई कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, देन यू नीड टू लिव विद इट। आज ये सच्चाई है कि कश्मीर की एक महिला अगर बाहर शादी कर लेती थी तो उसके और उसके बच्चों का जमीनी हक, सक्सेशन हक मार दिया जाता था। सच्चाई है कि कश्मीरी कहीं पे भी जमीन खरीद सकता था, लेकिन बाकी भारतीय नागरिक कश्मीर में जाके जमीन नहीं खरीद सकता था। टैक्स का वन वे इनफ्लो आउटफ्लो होता था। तो ये मेरे हिसाब से बहुत राइट टू इक्वालिटी के सामने बहुत सही बात हुई है। और मैं इतना कहना चाहूंगी, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय, मामला जरूर सब जुडिस है लेकिन स्टे नहीं है, इस पे कोई रोक नहीं है, तो बाइफरकेशन हम सबको मुबारक, बिकॉज इक्वल लॉ फॉर ऑल। नुपुर शर्मा, फॉर क्लैरिटी, आई एम नॉट डिबेटिंग आर्टिकल 370 हियर। मैं आर्टिकल 370 को लेकर बहस ही नहीं कर रही हूं। उसको हटना था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को ये बात समझनी चाहिए, खुद पंडित नेहरू ने उसे टेम्परेरी प्रोविजन बताया था। मैं आपसे जो आज डिस्कशन कर रही हूं वो सवाल जो पीडीपी के नेता मोहित भान उठा रहे थे, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन, जो कंसर्न्स थे, जो चिंताएं थी उनकी, जो आरोप वो आप पर लगा रहे थे, उन पर मैं आपके जवाब चाहती हूं। और अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। किरनी सेक्टर, ये सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। नियंत्रण रेखा के पास पत्थर के नीचे थैले में हथियार रखे गए थे। लश्कर के आतंकियों के लिए ये हथियार रखे गए थे, ये जम्मू कश्मीर पुलिस बता रही है। तो देखिए, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, एक तरफ सुरक्षा बलों को जो कामयाबी मिल रही है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, आतंकी मारे जा रहे हैं, जो हथियार है वो आतंकियों तक पहुंचने नहीं दिए जा रहे, पूरा जो उनका टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था, भारत ने, सुरक्षा बलों ने उस पर कड़ा प्रहार किया है। लेकिन मोहित भान, चिंता होती है जब आप खुद को मेन स्ट्रीम बताते हैं लेकिन वायलेंस के लिए जस्टिफिकेशन ऑफर करती हैं, और वो भी कौन?
जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, तो सवाल उठते हैं। अदिति जी, आपको मेरी ऑडियो मिल रहा है? जी, इट्स बेटर नाउ। आई होप इट रिमेन्स दैट वे। बोलिए। आपने क्विक देख सकता हूं, देखते हैं जब तक भी ऑडियो रहता है। आपने एक बात बोली कि महबूबा मुफ्ती जी, ये जो लोग बंदूक उठाते हैं, जिनको हम आतंकवादी कहते हैं, इनको मिसगाइडेड यूथ बोलती है, आपने ये ऐसा बोला, ठीक है जी। मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं जो कश्मीर जोन पुलिस ने किया है, या आप अपने स्क्रीन पे दिखाइएगा। ये देखिए, ये कश्मीर जोन पुलिस का एक ट्वीट है जिसमें वो इनको मिसगाइडेड यूथ बोलते हैं, ठीक है जी। उन्होंने बोला कि मिसगाइडेड यूथ को हमने वापस लाया। क्या आप कहेंगे कश्मीर जोन पुलिस के आईजी एंटी नेशनल है? सुनिए मेरी बात। आप ये गोल पोस्ट मेरे साथ मत चेंज कीजिएगा। मुझे अपने सवाल को लेके बहुत क्लैरिटी होती है सर मोहित भान जी, मुझे एकदम क्लैरिटी होती है अपने सवाल को लेकर। मैं आपसे बंदूक को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, और जी महबूबा मुफ्ती ने बाकायदा कहा है भटके हुए युवा हैं। उन भटके हुए युवाओं को मेन स्ट्रीम करने की जिम्मेदारी किसकी थी मोहित भान? जब वो जम्मू कश्मीर की सीएम थी, नौकरी देने की जिम्मेदारी किसकी थी? तब क्या अलगाववाद नहीं बढ़ने दिया गया? तब क्या युवाओं ने बंदूक नहीं उठाई? आज वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को देखनी चाहिए जो राजौरी से आई हैं, राजौरी की ग्राम पंचायतों से आई हैं। वहां पर बिजली पहुंचने में कितना वर्ष लगे आपको पता है मोहित भान? कितने वर्ष लगे? आप बीजेपी से तो सवाल पूछ रहे हैं सर, आपसे भी सवाल पूछूंगी ना मैं। 7 दशक लग जाते हैं हिंदुस्तान में बिजली पहुंचने में सर। आप कहते हैं थोड़ी देर पहले कि रोजगार तो मुद्दा ही नहीं था। बहरहाल नुपुर शर्मा, गजेंद्र साकला, मोहित भान और जनरल सिन्हा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से आज बहुत क्लैरिटी के साथ तमाम पक्ष की आवाज आप नहीं सुन पाए, लेकिन हमेशा कोशिश रहेगी कि आगे हम इस तरह के ग्लिचेस जो हैं उन्हें पहले ही फिक्स करें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.